गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द स्नाइपर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने अपनी क्रैश कोर्स की सीरीज स्टार्ट की है साइंस के लिए, आरएमएस, आरआईएमसी और सैनिक और नवोदय विद्यालय और बाकी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, जिसमें कि हम पार्ट 1 में अपना फोर्स कवर कर चुके थे। अब हमारा पार्ट 2 आया है जिसमें हम फ्रिक्शन कवर करेंगे। तो आज हम पूरा फ्रिक्शन कवर करेंगे और उसके बाद हमारा जो होगा पार्ट 3 में वो प्रेशर कवर होगा। उसके बाद हम दूसरे फोर्थ शॉर्ट में जाएंगे और नया टॉपिक कवर करेंगे। चलिए आज फ्रिक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है, हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या है। फ्रिक्शनल फोर्स इज अ कॉन्टैक्टिंग फोर्स, एक तरीके की कॉन्टैक्टिंग फोर्स है। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स को अप्लाई होने के लिए बॉडी का कॉन्टैक्ट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल देख लेते हैं आपका। अगर ये कोई मूव कर रहा है, ठीक है, इधर की साइड, तो इसको एक अपोजिट फोर्स रोकेगी इसके मोशन के अपोजिट। ये मूव कर रहा है इधर, इसका मोशन है इधर, इसके एक अपोजिट फोर्स लग रही होगी जो इसको रोकेगी। उस अपोजिट फोर्स को हम कहेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, बेसिकली इट इज अ रेसिस्टिंग फोर्स। ये रेसिस्ट करती है मोशन को। इसके अपने खुद के एडवांटेज है, ये रेसिस्ट करती है मोशन को, इसके खुद के एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज भी हैं, ठीक है। तो हमें टाइप्स पढ़ने हैं सबसे पहले कि फ्रिक्शनल फोर्स के टाइप क्या क्या हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स के जो टाइप हैं आपके, बेसिकली सबसे पहला टाइप आता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। जब बॉडी आपकी अभी मूव नहीं हुई है, इसमें मोशन हैज नॉट स्टार्टेड येट। थोड़ा सा यहां पे समझिए, जैसे टर्म में आ रहा है आपका स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब क्या है? स्टैटिक मतलब अभी बॉडी रुकी हुई है, मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है। तो मोशन स्टार्ट ना होने पे भी जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स इस टाइम एक्ट कर रही होगी, जो मैक्सिमम फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स इस टाइम एक्ट कर रही होगी, उस फ्रिक्शनल फोर्स को हम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, ठीक है। द मेन थिंग इज बॉडी हैज नॉट स्टार्टेड येट। अभी तक बॉडी स्टार्ट नहीं हुई है, मोशन शो नहीं किया है, उसके बाद भी जो उस टाइम पे मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा उसको हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। इसको आप डिनोट कर सकते हैं एफएस से, ठीक है। तो इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए आप, ये कोई कार है, ये कार अभी मूव नहीं हुई है, मोशन इसका स्टार्ट नहीं हुआ है, बट इस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स जरूर लग रही होगी अभी। उस फ्रिक्शनल फोर्स को हम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप आता है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? जब बॉडी जस्ट बिगिन टू मूव, ठीक है, अभी बॉडी मूव होने वाली है, मतलब एक तो है वहां पे बॉडी मूव ही नहीं हुई है, हमें क्लियर है। एक यहाँ पे वो स्टेज आ गई है कि बॉडी बस मूव होने वाली है, ठीक है, जस्ट बिगिंस टू मूव। तो उस टाइम जो मैक्सिमम अपोजिट फोर्स लग रही होगी इस पे, जो मैक्सिमम अपोजिट फोर्स लग रही होगी, उसको बोलेंगे आपका क्या? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। लिमिटिंग टर्म से ही पता चलता है, लिमिट मतलब जो मैक्सिमम लिमिटिंग होगा उस टाइम, उस पे जस्ट बिगिन टू मूव, जैसे ही मूव करने वाला होगा उस टाइम पे जो मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा उसको लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स बोलेंगे। तो इन दोनों में एक चीज तो कॉमन है, क्या कॉमन है इन दोनों में? यहां पे भी मैक्सिमम है बट बॉडी हैज नॉट स्टार्टेड येट, यहां पे भी मैक्सिमम है बट बॉडी जस्ट बिगिंस टू मूव। यहां पे हमें सिचुएशन का पता है कि वो बॉडी रुकी हुई है, मूव नहीं कर रही है। यहां पे क्या है, हमें सिचुएशन का पता है कि बॉडी स्टार्ट होने वाली है, बॉडी विल शो मोशन, ठीक है। तो बॉडी जैसे ही मोशन शो करेगी तो मैक्सिमम अपोजिट फोर्स जो लगेगी, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। अब काइनेटिक से ही पता चल जाता है मेरे प्यारे बच्चों की काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स क्या है। बेसिकली आपका काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी इज अबाउट व्हाट? मूविंग एनर्जी, ठीक है। किसी भी बॉडी की या किसी भी पार्टिकल की जो मूविंग एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो ये हमें पता चल गया कि काइनेटिक इज अबाउट व्हाट? काइनेटिक इज अबाउट मूविंग, मोशन। तो यहां पर मोशन थर्ड वाले पार्ट में हो जाएगा।
थर्ड वाले पार्ट में मोशन हो जाएगा। थर्ड वाले पार्ट में मोशन हो जाएगा तो इसका एग्जांपल यहां पे देख लेते हैं, जैसे कि यहां पर जब मोशन हो गया, बॉडी हैज मूव्ड, बॉडी मूव कर चुकी है, तो उस टाइम पे जो इस पे अपोजिट फोर्स लग रही होगी, रेसिस्टिंग फोर्स लग रही होगी, जो रेसिस्टिंग फोर्स लग रही होगी मेरे प्यारे बच्चों, उन्हें बोला जाएगा क्या? काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो इन तीनों को एक बार थोड़ा सा और समझ लेते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स मतलब क्या होगा आपका? बॉडी हैज नॉट स्टार्टेड येट, अभी तक बॉडी शुरू नहीं हुई है, मोशन उसने शो नहीं किया है। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा कि बॉडी जस्ट बिगिन टू मूव, मतलब हमें कंफर्म है कि बॉडी मोशन शो करने वाली है, तो उस टाइम मैक्सिमम फ्रिक्शनल जो लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी, वो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है। आफ्टर दैट काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका क्या होगा? जब बॉडी हैज स्टार्टेड, ठीक है, बॉडी ने मूव करना स्टार्ट कर दिया है, उस टाइम जो रेसिस्टिंग फोर्स उस पर लग रही है, उस टाइम जो अपोजिट फोर्स लग रही है मैक्सिमम, उसे हम बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। तो जैसे कि हमारा अगला टाइप है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स और रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स। इन दोनों को समझते हैं थोड़ा सा। आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन क्या पूछा जाता है इन सभी टाइप्स में, वो मैं भी बताऊंगा, पहले इन दोनों को एक्सप्लेन कर दूं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, जो समझ में आ रहा है इसके टर्म से ही, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करे। अब हो सकता है कि दोनों बॉडी मोशन में हो सकता है ये भी मोशन में हो सकता है ये भी मोशन में हो, या हो सकता है ये वाली बॉडी मोशन में हो, ये वाली बॉडी मोशन में ना हो। मतलब जो सरफेस रहे आपका जिससे वो कांटेक्ट में है बॉडी, वो स्टैटिक है, बट दूसरी बॉडी उस पर स्लाइड कर रही है। ठीक है, और हो सकता है जिस सरफेस से वो कांटेक्ट में है और वो बॉडी भी मूव कर रही है, और जिससे वो कांटेक्ट में है वो भी मूव कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं। तो जो उस टाइम पे मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी, अपोजिट लगेगी उस स्लाइडिंग के, जो स्लाइडिंग फोर्स उस टाइम उस पर लग रही है बॉडी पे, तो उसको बोलेंगे आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, सेम लाइक रोलिंग क्या होगा, रोलिंग और स्लाइडिंग में इतना डिफरेंस है, उस केस में बॉडी स्लाइड कर रही होगी दूसरी बॉडी के ऊपर, और इस केस में बॉडी रोल कर रही होगी दूसरी बॉडी के ऊपर। तो व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर अदर बॉडी, ठीक है, तो उसको बोलेंगे, उस टाइम पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा उसको बोलेंगे FR, दैट इज रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, ध्यान समझिए, स्लाइड होता है आपका इस तरीके से मूव करना बॉडी का, रोल होता है जब आपका पेरिफेरल पे रोटेट कर रही हो बॉडी, रोल होता है आपका जब पेरिफेरल पे रोटेट कर रही हो बॉडी, तो उसको रोलिंग, उस टाइम पे जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही होगी वहां पे, उसको बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स। और जब वो स्लाइड कर रही होगी बॉडी, उस टाइम पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही होगी मैक्सिमम, उसे बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं अपना किस पे, एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स पे और डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स पे। हमारे एडवांटेजेस भी हैं फ्रिक्शनल फोर्स के और डिसएडवांटेज भी हैं। तो अब हमारा जो है नेक्स्ट एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं किसके, फ्रिक्शनल फोर्स के। तो देखिए हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, जैसा फ्रिक्शनल फोर्स है उसके भी प्रोज हैं और कॉन्स भी हैं, मतलब आपके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहले एडवांटेज की बात करते हैं, जो हम इजीली वॉक करते हैं, ठीक है, इजीली सरफेस पे वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, वो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, जैसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अगर फ्रिक्शनल फोर्स एक तरीके की रेसिस्टिंग फोर्स है, कैसी फोर्स है, एक तरीके की रेसिस्टिंग फोर्स है। अगर कोई मूव कर रहा है आपका, अगर कोई सरफेस पे मूव कर रहा है, ठीक है, और उसको कोई फोर्स ना रोक रही हो, उसको कोई फोर्स ना रोक रही हो, तो वो मूव ही करता रहेगा, जब तक वो फोर्स लगाता रहेगा, जब तक वो मोशन करता रहेगा, वो मूव ही करता रहेगा। इसलिए उसको इजीली रोकने के लिए, कि वो उसको मोशन को कोई रेसिस्ट करे, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होती है। तो ये इसका एडवांटेज है कि हम इजीली जो वॉक कर पा रहे हैं वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वॉक कर पा रहे हैं। आफ्टर दैट जो इजी टू राइट, अगर हमारा जो पेन है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होगा तो वो फिसलता चला जाएगा, हम लिख नहीं पाएंगे ढंग से। तो राइट में, मतलब राइटिंग फॉर्मेट में जितनी भी चीज़ें हम लिखते हैं उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है फ्रिक्शनल फोर्स। अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगी तो लिखने में हमें दिक्कत होगी, लिखने में हमें परेशानी होगी। ठीक है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है फ्रिक्शनल फोर्स। तो पहला एडवांटेज हो गया इजी टू वॉक, इजी टू राइट।
और थर्ड एडवांटेज हो गया आपका ब्रेक सप्लाइड। सोचिए अगर फ्रिक्शनल फोर्स ना होती और आप उसकी एप्लीकेशन को यूज़ करके ब्रेक लगाते, फ्रिक्शनल फोर्स ना होती ब्रेक लगाते, तो आपकी गाड़ी रुकती ही नहीं। एक फ्रिक्शनल फोर्स ही तो है जो ब्रेक पे लगती है टायर्स पे। जब वो ब्रेक आप प्रेस करते हो तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करती है और इस टायर को रोक देती है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आप रोहित शेट्टी की मूवी वाली तरह गोलमाल की पिक्चरों की गाड़ियों को उड़ाते चले जाओगे। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स हमें मिली हुई है, वो उसको रेसिस्ट कर रही है मोशन को जब आपको रोकना है, ठीक है। सपोज करिए आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, तो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अभी आपको सामने ट्रैफिक मिल गया, अब आपको स्पीड कम करनी है, तो उसके लिए एक नेचुरल फोर्स हमें प्रोवाइड की गई है, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। हम ब्रेक को अप्लाई करेंगे, वो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगी और वो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होने से स्पीड आपकी स्लो डाउन होगी। इसके डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज इसके क्या हैं? वियर एंड टियर। अब लॉन्ग रन में जो मशीनें होती हैं, ठीक है, उनमें भी फ्रिक्शनल फोर्स लगती है, उनके मोशन में भी फ्रिक्शनल फोर्स लगती है। तो जो लॉन्ग रन में वियर एंड टियर हो जाता है मशीन में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो इसकी वजह से, इस वियर एंड टियर ऑफ मशीन्स की वजह से रिड्यूस एफिशिएंसी ऑफ मशीन इन लॉन्ग रन। जब मशीनों को काफ़ी टाइम हो जाता है तो उसका अगर ल्यूब्रिकेशन नहीं होता, अगर आप टाइम टू टाइम ल्यूब्रिकेशन नहीं करते, तो लॉन्ग रन में वो मशीनें चलना बंद हो जाती हैं या उनमें डिस्क्रिपेंसी आ जाती हैं, उनमें कमियां आ जाती हैं। फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि आपके जूते हर 6 महीने में, साल भर में शूज़ चेंज करते हो ना, तो क्यों चेंज करते हो? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से क्या होता है, वियर एंड टियर होता है शूज़ के सोल का, तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है क्या? फ्रिक्शनल फोर्स। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होती तो जूतों पे फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगती, सोल भी कभी आपके खराब नहीं होते, ठीक है। तीसरा आपका इसी से लिंक करता है वियर एंड टियर ऑफ मशीन से। अगर वियर एंड टियर होगा मशीन का तो एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएंगी। तो आप ये समझ लीजिए 3 एडवांटेज हैं हमारे, 3 डिसएडवांटेज हैं। और भी अगर आपको ज़्यादा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पता चलते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारा फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे खत्म हो गया। जो हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे उसमें हम प्रेशर करेंगे, ठीक है, और वो प्रेशर भी हम इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं आज अभी, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, वी मूव टूवर्ड्स प्रेशर। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, प्रेशर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे इसके कॉन्सेप्ट को समझा जाएगा, इसको हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहिएगा। प्रेशर बेसिकली होता क्या है? प्रेशर होता है, इट इज़ अ फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, दिस इज कॉल्ड एज प्रेशर। अब इसी से मिलती जुलती एक क्वांटिटी और होती है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेस, ठीक है। पहले हम प्रेशर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब हमारे प्रेशर समझ में आ जाएगा तो देन वी विल मूव टू वर्ड्स स्ट्रेस, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया जो होगा उसे प्रेशर कहेंगे। फोर्स पर यूनिट एरिया का मतलब क्या होगा? सपोज करिए आपका ये कोई बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर आप कोई नाइफ या किसी पॉइंटेड थिंग से जितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, इस पॉइंटेड थिंग से जितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं पर यूनिट एरिया, मतलब जितनी फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं पर यूनिट एरिया, वो प्रेशर। जितनी फोर्स अप्लाइड हो रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट एरिया, उसको बोलेंगे हम क्या? ठीक है, प्रेशर, ठीक है। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है और क्वेश्चंस जो बनते हैं उन्हीं एप्लीकेशंस में से बनते हैं। तो सबसे पहले दोबारा समझिएगा एक बार, प्रेशर क्या है? प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये देखते हैं कि हमारी जो बॉडी है, उस बॉडी पे किसी भी पॉइंटेड चीज़ से या किसी भी चीज़ से आप जितना फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं पर यूनिट एरिया, उसको हम बोलेंगे प्रेशर, उसको हम बोलेंगे प्रेशर। प्रेशर की यूनिट्स की बात करते हैं तो प्रेशर की यूनिट्स कैसे निकाली जा सकती हैं? प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की यूनिट होती है आपका न्यूटन और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको हम कहते हैं दूसरा नाम पास्कल। क्या कहते हैं? पास्कल। ये प्रेशर की यूनिट है। तो कई बार ये भी पूछ लेता है, प्रेशर की और भी यूनिट है, बार हो गई, मिली बार हो गई, ठीक है, और भी बहुत सारी यूनिट है प्रेशर की। बट जो एक बेसिक एसआई यूनिट की बात करें वो न्यूटन
पर मीटर स्क्वायर है और जिसका दूसरा नाम है पास्कल। अगर मैं यहीं से डिफाइन करूं, जैसे हमने लास्ट टाइम भी देखा था क्या, कि डिफाइन 1 पास्कल, डिफाइन 1 पास्कल, तो मैंने आपको बताया था किसी भी चीज को डिफाइन 1 न्यूटन हुआ, डिफाइन 1 कूलम चार्ज हुआ, डिफाइन 1 एम्पेयर करंट हुआ, ठीक है, डिफाइन 1 पास्कल हुआ, तो वो क्या है बेसिकली 1 पास्कल को डिफाइन कैसे करेंगे, ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं, तो आप बहुत इजीली डिफाइन कर सकते हैं इसको। 1 पास्कल है क्या बेसिकली, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों चीजों को 1 और 1 ले लो, ठीक है, क्या 1 ले लो कि 1 न्यूटन की फोर्स 1 मीटर पर स्क्वायर एरिया पे अप्लाइड होगी, दिस इज कॉल्ड एज 1 पास्कल। मतलब दोनों चीजों को, किसको, फोर्स को और सेकंड आपका एरिया को, दोनों को क्या ले लो आप, यूनिट ले लो, ठीक है। 1 न्यूटन फोर्स अप्लाइड 1 यूनिट एरिया, अप्लाइड 1 यूनिट एरिया, 1 न्यूटन फोर्स अप्लाइड 1 on 1 यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज 1 पास्कल। तो अगर पास्कल की डेफिनेशन देखी जाए, आपसे कोई पूछ ले कि 1 पास्कल क्या होगा, तो आप सिंपली बता देंगे व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स अप्लाइड अपॉन 1 स्क्वायर मीटर एरिया इज कॉल्ड एज 1 पास्कल। किसी भी चीज को डिफाइन कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप ऐसे किसी भी चीज को डिफाइन कर सकते हैं। आपसे पूछा जाए कि मतलब 1 एम्पेयर क्या होता है, तो आप वो भी बता सकते हैं। आपसे पूछा जाए कि 1 कूलम्स क्या होता है, वो भी आप बता सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा 1 न्यूटन क्या होता है, वो भी बता सकते हैं। आज हमने पूछ लिया आपसे 1 पास्कल क्या होता है, तो वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। अब प्रेशर की जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रेशर को जब हमने यहाँ पे कंसिडर किया तो हमें साफ दिखाई दिया प्रेशर हमारा 2 चीज़ पे डिपेंड करता है। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपका, कि प्रेशर जो है आपका डायरेक्टली तो अप्लाई करेगा किस पे, मतलब डिपेंड करेगा फोर्स पे, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया पे। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है कि जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती जाएगी तो जो चीज़ उस पर डिपेंड कर रही है वो भी बढ़ती चली जाएगी। मतलब फोर्स बढ़ती चली जाएगी तो प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इन्वर्स होता है, उसका उल्टा होता है, क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, जो क्वांटिटी उस पर डिपेंड है वो घटती चली जाएगी। मतलब एरिया बढ़ता चला जाएगा, प्रेशर आपका घटता चला जाएगा, एरिया घटता चला जाएगा, एरिया डिक्रीज होता चला जाएगा, प्रेशर आपका इंक्रीज होता चला जाएगा। फोर्स आपकी इंक्रीज होती चली जाएगी, प्रेशर इंक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्स डिक्रीज होगी, प्रेशर डिक्रीज होगा, बट यहाँ पे उल्टा होगा, एरिया इंक्रीज होगा, प्रेशर आपका डिक्रीज होगा, एरिया डिक्रीज होगा, प्रेशर आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। अब इससे बहुत सारी एप्लीकेशन है। जैसे आपने देखा होगा, आप मेले वगैरह में तो जाते होंगे, वहां पे जादूगर दिखाता है क्या, कि ये देखो ये आदमी है, मैं ऐसे कील पे लेटा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे एक करके सेटअप होता है उनका, ऐसे एक करके सेटअप होता है उनका, जिसमें पॉइंटेड नेल्स होती हैं, जिससे पॉइंटेड नेल्स होती हैं। अब इस पे खड़ा होना वर्टिकल पोजीशन में ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। इस पे खड़ा होना ये इम्पॉसिबल है, बट इस पे ले डाउन करना, लेट जाना ये पॉसिबल है। क्यों? ये वाला एप्लीकेशन यहाँ पे सीधा सीधा आता है। क्या एरिया क्या हुआ इस वाले केस में, इसके पैरों का एरिया घट गया, पैरों का एरिया घट गया, तो मैंने आपको बताया था प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। जैसे ही एरिया घटा, प्रेशर आपका क्या हुआ, बढ़ गया, और बढ़ गया तो उसके बाद क्या हुआ, वो बंदा वहां पे नहीं खड़ा हो सकता, इतना प्रेशर बियर नहीं कर सकता। दूसरा केस क्या हुआ आपका, वो जो बॉडी थी, जो बंदा था वो लेट गया, तो लेटने पे क्या हुआ, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया ना, ये पूरी बॉडी जा रही है अभी इस टाइम लेटने, और ये पहले वहां खड़ा हुआ था, तो इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, और सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया तो सीधा इस पर आइए, एरिया बढ़ गया, प्रेशर घट गया, एरिया बढ़ गया, प्रेशर घट गया। जब प्रेशर घट गया तो ये नेल्स इसके अंदर इंजेक्ट नहीं होंगी, इसको नहीं चुभेंगी, और ये इजीली लेट जाएगा, और आप 50 रुपए का टिकट देकर और बड़े खुश होकर आ जाओगे कि हमने जादू देख लिया। दिस इज नॉट अबाउट जादू, दिस इज अबाउट साइंस, ठीक है।
ये साइंस है सारी, हर जगह हर चीज़ हर जगह साइंस है, ठीक है। आप ये देखिएगा, जो नाइफ होता है, नाइफ, ठीक है, आपको कोई चीज़ कट करनी है, सपोज करिए फ्रूट आपको कट करना है, ठीक है। अगर आप इस नाइफ को हॉरिजॉन्टल पे लेके कट करने की कोशिश करोगे, मतलब ऐसे करोगे, जहाँ से ये इसकी एज है उसके अपोजिट साइड उसको कट करने की कोशिश करोगे, तो ये फ्रूट आपसे कट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करता है, एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर पड़ेगा तभी तो कोई चीज़ कट हो पाएगी, ठीक है, चॉप हो पाएगी। तो आप उसको पॉइंटेड एज की तरफ से काटोगे, क्योंकि पॉइंटेड एज की तरफ से क्या होगा, एरिया आपका मिनिमम होगा और प्रेशर आपका मैक्सिमम होगा। एरिया आपका मिनिमम होगा और प्रेशर आपका मैक्सिमम होगा। तो आप जितनी भी एप्लीकेशंस यहाँ पे देखोगे, आप साइकिल की एप्लीकेशन देख सकते हो, जो आपके ब्रॉड टायर वाली साइकिल होती है उसको चलाने में आपको थोड़ा प्रेशर कम महसूस होगा। क्यों कम महसूस होगा? क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा है, टायर का एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर मिनिमम हो गया। और जो आपके पतले टायर वाली जो साइकिल होती है, नैरो टायर वाली जो साइकिल होती है, उसको चलाने में प्रेशर ज़्यादा महसूस होगा, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, दैट डजेंट मैटर, स्पीड ज़्यादा होगी वो मैं मानता हूँ, बट उस पर प्रेशर भी आपको ज़्यादा लगेगा क्योंकि उसका एरिया कम है, एरिया कम है तो प्रेशर मैक्सिमम होगा, ठीक है। जो आपके अटैची होती हैं, अटैची सूटकेस होते हैं, सूटकेस के जो हैंडल्स होते हैं, ठीक है, सूटकेस के जो हैंडल्स होते हैं वो पॉइंटेड अगर बना दिए जाएं तो यू विल नॉट एबल टू कैरी देम। क्यों नहीं ले सकते आप उसको, क्यों कैरी नहीं कर सकते? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया होगा तो प्रेशर कम होगा, बट अगर वो पॉइंटेड बना दिए जाएं, शार्प एज बना दिए जाएं तो एरिया कम हो जाएगा, प्रेशर आपका मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस वजह से जो सूटकेस के आपके हैंडल्स होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं आपके, वो बनाए जाते हैं लार्ज सरफेस एरिया, ताकि ईजिली उसको लॉन्ग रन में या लॉन्ग टर्म में कैरी कर सकें। तो कोई भी एप्लीकेशन आपको प्रेशर की देखने को मिलेगी तो वो एप्लीकेशन प्रेशर की यही देखने को मिलेगी जो डिपेंड करेगी डायरेक्टली इन टू चीज़ों पे, ठीक है। क्या क्या? फोर्स ज़्यादा है, प्रेशर मैक्सिमम होगा, एरिया ज़्यादा है, प्रेशर मिनिमम होगा, एरिया कम है, प्रेशर मैक्सिमम होगा, फोर्स कम है, प्रेशर मिनिमम होगा, ठीक है। और कोई एग्जांपल आप देख सकते हैं, कोई भी लाइव एग्जांपल आप खुद देखिएगा अपनी लाइफ में कि जहाँ पर प्रेशर एक्ट कर रहा हो उसको ऑब्जर्व करना कि यहाँ पे प्रेशर एक्ट कर रहा है, एरिया ज़्यादा है, प्रेशर कम है, इस वजह से शायद इसकी शेप को ऐसे बनाया गया, एरिया कम है, प्रेशर ज़्यादा है, इस वजह से इसकी शेप को बनाया गया हो, ठीक है। आप टाइम टू टाइम अपना क्या करवाते हैं, जो नाइफ होता है या फिर आपकी सीजर्स होती हैं उनकी एजेस को शार्प करवाते हैं। तो उनकी एजेस को शार्प करवाने का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मतलब उसके पीछे क्या फैक्ट है, क्यों शार्प करवाई जाती है? क्योंकि एरिया जितना मिनिमम करवाते रहोगे प्रेशर उतना मैक्सिमम बनेगा, तो चॉपिंग और कटिंग उतनी ज़्यादा इजी हो जाएगी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो प्रेशर तो आपका यहाँ पे बेसिकली जो प्रेशर की यूनिट है, प्रेशर की एप्लीकेशन है, वो तो खत्म हो गया। इससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं आपकी, जो बॉइंट फोर्सेज है, थ्रस्ट है, ड्रग है, मतलब एयर ड्रैग है, वो सारी चीज़ें हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है।